हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग रिसर्च की अगली क्लास में आपका स्वागत है, जो कि है क्लास नंबर 19 और टॉपिक चल रहा है हमारा यूनिट नंबर 3 रिसर्च प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में हमने देखा सोर्सेज एंड क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होते हैं और हमने वेरियस सोर्सेज आइडेंटिफाई किए जो मेरे पर्सनल लॉजिक के आधार पे हो सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या प्रीवियस रिसर्च स्टडी, फील्ड ऑफ एक्सपोजर, एक्सपर्ट से कंसल्ट वगैरह वगैरह या जर्नल्स और आर्टिकल से सोर्सेज मिल सकते हैं। फिर हमने देखा क्राइटेरिया, जिसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हमने पढ़े कि सिग्निफिकेंस होना चाहिए, टाइम, कॉस्ट, इक्विपमेंट, सप्लाई, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अगला आज का हमारा टॉपिक है कि चलो मान लिया समझ में आ गया कि रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है इस स्टेटमेंट में। हमने सोर्सेज देख लिए, हमने क्राइटेरिया देख लिया, लेकिन मैं मेरी रिसर्च टॉपिक को प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कैसे बदलूं, मुझे तो नहीं आता। मतलब क्या तरीका है फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम करने का, क्या तरीका है फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम करने का, या क्या तरीका है फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने का। आइए देखिए, वही है हमारा आज का टॉपिक, जिसे हमने बांटा है 5 भागों में। नंबर वाइज नंबर समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च एरिया, सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च एरिया। दूसरा स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरीज, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरीज। तीसरा स्टेप है डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक, और फोर्थ स्टेप है इवेल्युएटिंग द रिसर्च टॉपिक, एंड फाइनल स्टेटमेंट लिखना, फॉर्मुलेट करना रिसर्च प्रॉब्लम का कि कैसे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए, फॉर्मुलेशन में फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च एरिया। फोकस करें, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ या जो थोड़ी बहुत भी लिख रहा हूँ उसे जल्दी जल्दी स्पीड से आप एक्सप्लोर करके लिख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च एरिया, रिसर्च एरिया का क्या करना है सबसे पहले सिलेक्शन, रिसर्च एरिया का सिलेक्शन करना है। मतलब कल की क्लास याद करते हैं, लास्ट वाली। रिसर्च एरिया का सिलेक्शन कैसे करूं सर, मुझे तो पता ही नहीं है। तो वहां देखते हैं ना हमने क्या क्या लिखा था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सोर्सेज याद कीजिए, सोर्सेज कि किस आधार पे हम रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे, या मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उस आधार पे मैं प्रॉब्लम, या मेरी लॉजिक या थिंकिंग, या मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने प्रीवियस स्टडीज़ पढ़ी हैं, मैंने रिसर्च स्टडीज़, या मैंने फील्ड एक्सपोजर रिसर्च फील्ड में काम किया है, रिसर्च एक्सपोजर। ये सब तरीके कल हमने देखे थे लास्ट वीडियो में कि इन सब तरीकों से सबसे पहले तो मुझे एरिया सेलेक्ट करना है कि मुझे आखिर किस डिपार्टमेंट में, किस बड़े ब्रॉड टॉपिक में हमें रिसर्च करनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, और इन सब के आधार पे आपने, या मैं एक जोड़ देता हूँ सोशल इश्यूज़, कल हमने देखा था सोशल इश्यूज़ के आधार पे। मान लीजिए इन सब चीज़ों के आधार पे आपके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ब्रॉड टॉपिक आया, सपोज कीजिए आपको रिसर्च स्टडी करनी है फीमेल फॉइटिसाइड पे। ये हो गया आपका डिसाइड, पहला टॉपिक, पहला स्टेप फॉर्मुलेशन करने का रिसर्च प्रॉब्लम का, कि मुझे जो स्टडी करनी है वो किस में करनी है, फीमेल फॉइटिसाइड में। ये किस आधार पे किया आपने, इन जो सोर्सेज कल हमने देखे थे लास्ट क्लास में, उसके आधार पे आपने अपना एक रिसर्च एरिया समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे रिसर्च टॉपिक भी लिख सकते हैं। आपने डिसाइड कर लिया रिसर्च टॉपिक कि मैं क्या, किस एरिया में किस टॉपिक पे काम करूंगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नंबर 2, दूसरे नंबर पे चलते हैं, रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज। इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट है रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरी। देखिए, इसको सिंपल वे में समझते हैं। जब भी मैंने कोई टॉपिक ले लिया, ये मान लीजिए मैंने एक टॉपिक ले लिया, ये टॉपिक तो बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड टॉपिक है, ये तो ब्रॉड एरिया है। अब मुझे इस ब्रॉड एरिया से किस तरफ जाना पड़ेगा, इसको नैरो करते हुए चलना पड़ेगा, नैरोइंग करना पड़ेगा। क्यों नैरोइंग क्यों करना पड़ेगा? फीमेल फॉइटिसाइड
में तो बहुत सारे कारण, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें तो बहुत सारी थीसिस बन सकती हैं, बहुत सारी स्टडी हो सकती है कि कॉजेज़ क्या हैं फीमेल फोर्टिसाइड के, वुमेन्स का परसेप्शन क्या है, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती हैं। मतलब ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक हो गया। आप क्या चारों पांचों छह चीज़ों में रिसर्च स्टडी कर सकते हैं? नहीं, आपका तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा कि हाँ साहब मैं तो फीमेल फोर्टिसाइड में सिर्फ वुमन का परसेप्शन जानना चाहता हूँ, वुमन का परसेप्शन जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर हमने एरिया नैरो कर लिया, तभी तो वो कंडक्ट हो पाएगी। यानी हमें ब्रॉड एरिया से किस तरफ चलना पड़ेगा? नैरोइंग एरिया में। और ब्रॉड एरिया से छोटे एरिया में जाने के लिए हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इस टॉपिक पे पहले कभी कोई स्टडी हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो उसमें क्या कमियां थी और क्या रिजल्ट आए। जो रिजल्ट आए क्या सेम टॉपिक लेकर उसे रिफाइन किया जा सकता है? क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज को और रिफाइन किया जा सकता है? क्या नॉलेज को एक्सपेंड किया जा सकता है सेम टॉपिक लेकर? दैट इज द सेकेंड स्टेप बिफोर डीलिमिटिंग द एरिया। डीलिमिटिंग मतलब बिफोर नैरोइंग द एरिया, तो वो अगला स्टेप होगा। पर ये सारी कहानी मैंने इसलिए समझाई ताकि आप दूसरे नंबर के पॉइंट जो हेडिंग है उसका वैल्यू सिग्निफिकेंस समझ सकें कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक मुझे ब्रॉड से नैरो तब तक नहीं कर पाऊंगा किसी टॉपिक को जब तक कि मुझे ये पता नहीं चलेगा कि प्रीवियस स्टडी इसके बारे में क्या क्या हुई हैं, क्या कमियां थी वगैरह वगैरह। तो आइए देखिए, रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज में मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई रिव्यू करेंगे किसी लिटरेचर का तो उसमें क्या क्या देखेंगे आप। देखिए, प्रीवियस स्टडीज़ आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस स्टडीज़ आप देख सकते हैं कि क्या क्या हुई है इससे रिगार्डिंग। इसके अलावा आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप थ्योरीज टेस्ट कर सकते हैं। ये क्या चीज हुई थ्योरीज टेस्ट करना। और इसके माध्यम से आप और क्या कर सकते हैं, अभी बात करेंगे इसकी। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। दो चीजें आ गई इसमें। देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू माने पढ़ना, रिव्यू करना, और लिटरेचर माने पुरानी चीज, साहित्य या पहले जो चीज खोजी जा चुकी है, जो रिसर्च पहले की जा चुकी है, और थ्योरीज को रिव्यू करना। फायदा क्या है एक बार दोबारा समझते हैं। फायदा है ब्रॉड टॉपिक से हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक बनाना है, नैरोइंग करना है, जिसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि प्रीवियस स्टडीज क्या क्या हुई हैं। प्रीवियस स्टडीज से मुझे ये पता लग जाएगा कि इसमें क्या लैक रहा है, क्या लैकिंग रही है, इस स्टडी में क्या कमियां रही हैं, क्या उसे रिफाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस चीज़ का आइडिया मुझे लग जाएगा। प्रीवियसली जो जो चीज़ें हुई हैं क्या उनके रिजल्ट क्या आए हैं, रिजल्ट क्या आए हैं, क्या मतलब क्या उनकी हाइपोथेसिस जो उन्होंने बनाई थी, जो उन्होंने दिमाग में एक हाइपोथेसिस बनाई थी कि इस वेरिएबल का इसमें संबंध है, क्या वो प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ है, जिससे कि, और लास्टली क्या मैं मेरी रिसर्च को एक्सपेंड कर सकता हूँ कि मैं पुराना टॉपिक लेके नॉलेज जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक्सपेंड करूँ या रिफाइन करूँ। और ये सब चीज़ें मुझे देखनी होंगी, प्रीवियस स्टडीज़, आर्टिकल्स, और एक्सपेंड करना होगा एग्जिस्टिंग नॉलेज को। रही बात टेस्टिंग थ्योरीज़ की, तो देखिए ये क्या चीज़ है, जब भी हम कोई रिसर्च स्टडी करते हैं तो बहुत सारी थ्योरीज़ पहले से भी बनी हुई हैं और बहुत सारी ऑलरेडी नई डेवलप भी करनी पड़ती हैं। ये थोड़ा समझिएगा। वैसे तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे अलग से एक चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। मैंने अभी क्या बोला, बहुत सारी थ्योरीज तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, और बहुत सारी थ्योरीज न्यू डेवलप करनी होती हैं, देखिए, जब भी कोई आप रिसर्च स्टडी करेंगे तो ऑलरेडी सपोज कीजिए आपने एक थ्योरी उठाई, बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत इनपुट आउटपुट और प्रोसेस वाला आपने एक मॉडल देखा होगा, बहुत कॉमन सी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कॉमनली यूज करते हैं कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, इसमें हम हमारे कंसेप्ट को जोड़ते हैं।
ये सब चीज़ें समझ में आएंगी चैप्टर नंबर जो 4th 5th होगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई रिसर्च स्टडी करते हैं उसमें ये काम तो करते ही करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो रिसर्च पहले हो चुकी है, उसको एक्सपेंड तो करना ही करना है, साथ में जो थ्योरीज ऑलरेडी हैं उनको हमारी नॉलेज से रिलेट करते हैं, और उसमें रिलेशन दिखाते हैं। कहने का मतलब थ्योरीज एक रास्ता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का। अब उस रास्ते का नक्शा मैं रेडीमेड बना बनाया ले लूं और मैं बता दूं कि मेरा प्लान ये है और मैं इस रास्ते से जाना चाहता हूं, तो वो थ्योरी है ऑलरेडी डेवलप्ड, उसमें मैं मेरे कंसेप्ट रिलेट करूंगा और मेरी मंजिल तक यानी मैं मेरे रिजल्ट निकालूंगा। यानी मैं क्या कर रहा हूं, ऑलरेडी जो थ्योरीज है उसको क्या कर रहा हूं, मैं टेस्ट कर रहा हूं। और दूसरा तरीका है कि मैं मेरे रास्ते खुद बनाऊं और अंत में एक नक्शा बनाऊं, यानी मैंने मेरी नॉलेज डेवलप की, एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन किया और एक नई थ्योरी डेवलप की। दोनों ही तरीके हैं और दोनों में से कोई भी एक काम हमें रिसर्च स्टडी में करना होता है। और इन सब चीज़ों के लिए, इन सब कामों को करने के लिए हमें पहले रिव्यू करना पड़ेगा प्रीवियस स्टडी को, प्रीवियस रिसर्च टॉपिक को। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जब भी ब्रॉड एरिया को नैरो एरिया की तरफ ले जाते हैं तो हमें प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़ और थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए, एक्सपेंड नॉलेज करने के लिए पुरानी स्टडीज़ को पढ़ना होता है, आर्टिकल्स जर्नल्स को पढ़ना होता है। वही है हमारा दूसरा पॉइंट, रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज। आगे चलते हैं। तीसरा स्टेप है डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक, जिसकी बात हम कर रहे थे कि हमारे पास एक ब्रॉड टॉपिक है और हमें इस ब्रॉड टॉपिक को नैरो टॉपिक में बदलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीलिमिट। सबसे पहले तो ये समझिए डीलिमिटिंग होती क्या है। डीलिमिटिंग मतलब ब्रॉड एरिया से नैरोइंग एरिया की तरफ जाना। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये काम हम देखो कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं मेरे वेरिएबल्स डिफाइन कर दूं कि मैं किस किस चीज़ पे स्टडी करने वाला हूँ। मैं मेरा जियोग्राफिक एरिया कि मैं ये स्टडी कहाँ करने वाला हूँ ये डिफाइन कर दूँ। एक तो इंडिया और एक पर्टिकुलर स्टेट, राजस्थान, जोधपुर, पर्टिकुलर एरिया मैंने ब्रॉड से क्या कर दिया, नैरो कर दिया, डीलिमिट कर दिया मेरे टॉपिक को। तो जियोग्राफिकल एरिया, मैं मेरे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दूं कि मैं किस पर्टिकुलर चीज़ पर काम करने वाला हूं, रिसर्च करने वाला हूं। तो ये इन सब चीज़ों के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूं, डीलिमिटिंग ही तो कर रहा हूं, डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। हमारे पास एक रिसर्च एरिया था, क्या नाम था उसका, फीमेल फर्टिसाइड। इसको देखिए मैं डीलिमिट कर रहा हूं। डीलिमिट कैसे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं। ए स्टडी टू असेस दी परसेप्शन ऑफ वुमन about causes and prevention of female foeticide in the district जोधपुर, राजस्थान। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमने लिया है। हमने क्या किया, एक ब्रॉड टॉपिक को नैरो टॉपिक में बदल दिया। कैसे बदला, वापस आ जाइए इधर। हमने जियोग्राफिकल एरिया डिफाइन कर दिया कि भाई मैं ये जो स्टडी कर रहा हूँ ये पूरे इंडिया लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली किस एरिया पे कर रहा हूँ, एक राजस्थान के पर्टिकुलर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमने डिफाइन कर दिया कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब मैं कॉजेज, प्रिवेंशन, परसेप्शन या और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दो चीज़ों पे स्टडी कर रहा हूँ। और वो दो चीज़ें हैं, कॉजेज क्या हो सकते हैं और प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। इस चीज़ का मैं परसेप्शन जान रहा हूँ वुमेन्स के अंदर फीमेल फर्टिसाइड पे। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स मेरे डिफाइन कर दिए। वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दिए। वेरिएबल्स अगला ही टॉपिक हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स है, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि अभी यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स क्या है, परसेप्शन ऑफ वुमन अबाउट कॉजेज एंड प्रिवेंशन।
ये पूरा एक वेरिएबल है, इसे रिसर्च वेरिएबल हम कह सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएंगी। मैंने क्या किया, एक ब्रॉड टॉपिक को एक नैरो एरिया में नैरो ऑब्जेक्टिव्स की मदद से उन्हें नैरो कर दिया, यानी ये मैंने क्या कर दिया, डीलिमिटिंग कर दिया रिसर्च टॉपिक को। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल आप उतारना चाहें, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप उतार सकते हैं। ये पूरी चीज़ मैं रब करने वाला हूँ, तो अगर आप पॉज करें वीडियो को और इसको उतार सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है सर, मान लिया एक ब्रॉड टॉपिक डिसाइड कर लिया, पुरानी स्टडीज भी पढ़नी और डीलिमिट करके एक फाइनल हमने एक नैरोइंग कर दिया, एक टॉपिक नैरो बना लिया। अब इवेल्युएशन कैसे करें, मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं कि मैंने जो रिसर्च प्रॉब्लम बनाई है क्या ये सही है, इसका इवेल्युएशन करें कैसे सर, क्या तरीका है कि मुझे पता लग जाए कि मेरी रिसर्च प्रॉब्लम जो मैं बना रहा हूँ, जो स्टेटमेंट मैंने तैयार किया है वो सही है या नहीं। आइए देखिए, इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में बहुत आसान है, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आप बहुत आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। आपको सीधे सीधे क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च डायरेक्टली आपको क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कल जो हमने डिस्कस किया था वो देखना है। क्या है क्राइटेरिया, देखिए याद कीजिए। सबसे पहले क्या था कि मैंने जो ये बनाया है इसकी सिग्निफिकेंस है या नहीं मेरे प्रोफेशन में, सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन, कि मेरे प्रोफेशन में इस चीज़ की सिग्निफिकेंस है या नहीं, इसमें टाइम कितना लगने वाला है, इसकी कॉस्ट क्या आने वाली है, इसमें सपोर्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, कहीं एथिकल प्रॉब्लम ना आ जाए, एथिकल प्रॉब्लम, एथिकल कंसिडरेशन। कैसे, हमें पहले ही देखना होगा कि कहीं हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब हमारा जो सैंपल होगा जिससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, कहीं वो ह्यूमन पॉपुलेशन तो नहीं है, और ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में कई बार एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो वो हमें यहीं पे चेक कर लेने होंगे। इसके अलावा ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ उनमें रिलेशन होगा या नहीं होगा, उनमें रिलेशन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा थ्योरीज जो मैं डेवलप करूंगा या जो थ्योरी मैं टेस्ट करूंगा वो इससे मेल खा रही है या नहीं खा रही, वो सूटेबल है या नहीं, मैं प्लेस कहाँ रखूंगा, मैं कितने टाइम डेटा कलेक्ट करूंगा, ये चीज़ें देखनी होंगी। इसके अलावा मैंने जो टॉपिक लिया है उसका प्रैक्टिकल यूज़ है या नहीं है, ये चीज़ें देखनी होंगी। अगर ये चीज़ें आप पहले से, मैं कौन सी रिसर्च डिज़ाइन पूरी क्लास आएगी हमारी रिसर्च डिज़ाइन पे, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, डेस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, कोरिलेटिव, कोहर्ट, कौन सी रिसर्च डिज़ाइन इस टॉपिक पे फिट हो सकती है, ये कौन सी लूँगा, इस चीज़ का इवेल्युएशन अगर हम पहले से करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको जवाब मिल जाएगा कि आपने जो ब्रॉड टॉपिक से नैरो टॉपिक किया है वो आपका सही है या नहीं। आइए देखिए एक बार दोबारा कि सिग्निफिकेंस है या नहीं मेरे टॉपिक की, टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फाइनेंशियली कहीं दिक्कत ना आ जाए, पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, एथिकल परमिशन मिल जाएगी या नहीं, वेरिएबल्स जो है वो सूटेड है या नहीं, थ्योरीज टेस्ट होगी या नहीं, कहाँ पे डेटा कलेक्ट होगा, कितना समय लगेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड टाइम लगे या थ्योरी बीच में ही रिसर्च रोकनी पड़े, प्रैक्टिकल यूज़ है या नहीं है इस मेरी प्रॉब्लम के, और कौन सा रिसर्च डिज़ाइन फिट होगा। अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से एनालाइज कर लेंगे तो आपके रिसर्च प्रॉब्लम जो हम बना रहे हैं वो सूटेबिलिटी आप चेक कर पाएंगे। ये था इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। लास्ट एंड फाइनल है हमारा, अब वक्त आ गया है कि इस रिसर्च नैरोइंग टॉपिक को एक फाइनल स्टेटमेंट में हम बदल दें। आइए देखिए इसकी बात करते हैं। लास्ट एंड फाइनल स्टेप है फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट। हमने सब चीज़ कर ली, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, अब हमें एक फाइनल मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करना है। उसके दो तरीके हो सकते हैं, आइए देखिए हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। उसके दो तरीके हो सकते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, दो तरीके से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एंड, जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि रिसर्च प्रॉब्लम इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। दो तरीके से हम फॉर्मुलेशन कर सकते हैं,
डिक्लेरेटिव, आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरी एनवायरमेंटल सेटिंग होंगी जहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करूँगा और ये मेरी रिसर्च डिज़ाइन है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। और दूसरे वाले में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दैट अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आइए देखिए डिक्लेरेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले डिक्लेरेटिव का, इसका डिक्लेरेटिव में हम लिख लेते हैं, ऊपर तो लिखा हुआ है ही है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। एक नया मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी टू असेस बैड सोर्स among unconscious patient admitted in selected hospital PGI MER चंडीगढ़। और दूसरे का भी लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव का, फिर एक साथ समझ लेंगे। दूसरा है इंट्रोगेटिव का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस ऑन pregnant mothers in selected rural community of कर्नाटका। दो एग्जाम्पल लिख दिए हैं, दोनों ही क्या हैं, ये क्या चीजें हैं, हमारा टॉपिक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब आप मुझसे मत पूछ लेना कि क्या है ये, क्योंकि फिर मेरे 2-3 वीडियो खराब हो जाएंगे अगर आपको ये नहीं पता कि ये हमने क्या लिखा है। ये हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के एग्जाम्पल। जब भी हम कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं वो दो तरीके से लिख सकते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में। डिक्लेरेटिव में मैंने डिक्लेयर कर दिया कि एक डेस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहा हूँ असेस करने के लिए कि बैड सोर्स होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट में, और कहाँ कर रहा हूँ ये, जो एडमिटेड हैं सेलेक्टेड हॉस्पिटल PGI MER चंडीगढ़, या एडमिटेड इन ICU ऑफ सेलेक्टेड हॉस्पिटल PGI MER चंडीगढ़। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ये बन गई मेरी फाइनल स्टेटमेंट रिसर्च प्रॉब्लम की। ऐसे ही इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द इफेक्ट क्या होगा जिंजर का, अदरक का, जिंजर का मॉर्निंग सिकनेस में, सुबह के समय प्रेग्नेंट मदर में जो सिकनेस होती है, जो नॉइजिया वॉमिटिंग हो रहा है, उसमें अदरक का इफेक्ट क्या होगा, क्या फ़ायदेमंद है या कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस चीज़ का मैं रिलेशन बता रहा हूँ इसमें। लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है और सेलेक्टेड रूरल कम्युनिटी ली है मैंने, कहाँ की ली है, कर्नाटका की। तो ये एक इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गई, फाइनल स्टेटमेंट हो गया। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और एक फाइनल स्टेटमेंट तो यहाँ लिखा ही था हमने फीमेल फोर्टिसाइड के ऊपर कि हम कहाँ पे वो ये चीज़ कर रहे हैं, जोधपुर राजस्थान वाला, वो भी एक फाइनल स्टेटमेंट ही था, नैरोइंग जब किया था हमने टॉपिक को। तो ये दो एग्जाम्पल हमने लिख लिए। ये इस एग्जाम्पल को भी देखिए, ये आप खुद पहचानिए किस तरह का स्टेटमेंट है। ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन द प्रिवलेंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन अमंग पेशेंट विद एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन एडमिटेड इन ऑर्थोपेडिक वार्ड ऑफ नेहरू हॉस्पिटल PGI MER चंडीगढ़। आप खुद बता सकते हैं कि जो फाइनल स्टेटमेंट में किस तरह का है, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट में सब चीज़ आ जानी चाहिए। सब चीज़ मतलब देखो, रिसर्च डिज़ाइन इसमें है। कहाँ है रिसर्च डिज़ाइन? रिसर्च डिज़ाइन देखिए ये रही, डेस्क्रिप्टिव स्टडी। डेस्क्रिप्टिव स्टडी क्या है? रिसर्च डिज़ाइन है कि मैं कौन सी रिसर्च डिज़ाइन कर रहा हूँ, डेस्क्राइब कर रहा हूँ मैं फिनोमिना को। वेरिएबल्स छुपा हुआ है इसमें। वेरिएबल्स कहाँ हैं? प्रिवलेंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन। मैं पिन साइट इन्फेक्शन चेक कर रहा हूँ, पिन साइट इन्फेक्शन चेक कर रहा हूँ, उसकी प्रिवलेंस चेक कर रहा हूँ। ये मेरा वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है इसमें, वो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में कितने होते हैं, क्या होता है। अच्छा जी, मेरी पॉपुलेशन कहाँ है?
ये रही मेरी पॉपुलेशन। वो पेशेंट जिनको एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन है लगाया हुआ है, जिनको एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन लगाया हुआ है, वो पेशेंट मेरी पॉपुलेशन है। और मेरी सेटिंग्स कहाँ है, एनवायरमेंटल सेटिंग्स, वो आगे लिखा हुआ है कि मैं कहाँ पे कर रहा हूँ। ये मेरा रिसर्च एरिया क्या होगा, ऑर्थोपेडिक वार्ड, नेहरू हॉस्पिटल, PGIMER चंडीगढ़। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सारे कंपोनेंट आ जाने चाहिए, आपका वेरिएबल भी, आपका डिज़ाइन भी, आपकी एनवायरमेंटल सेटिंग्स भी और आपका पॉपुलेशन भी। ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर फोकस कर लीजिएगा। अब तक भी अगर ध्यान नहीं दिया है, अगर मेरी क्लासेस से बोर हो रहे हो, वैसे भी टॉपिक भी ऐसा ही होता है। रिसर्च तो आप जानते हैं, रिसर्च से वैसे ही हमें रिसर्च नाम सुनते ही हमें बोरियत आ जाती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो भी बच्चे बीच में ध्यान हट गया था, वो एक बार 2 मिनट समझ लें, 2 मिनट में सारा समझ में आ जाएगा। हमारा आज का टॉपिक था फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि फाइनली रिसर्च प्रॉब्लम कैसे बनाए। इसको 5 पार्ट्स में बांटा था। सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करेंगे। एरिया कैसे सेलेक्ट करेंगे, एक ब्रॉड एरिया लेंगे। ब्रॉड एरिया किस आधार पे लेंगे, वो कल वाला टॉपिक याद कीजिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पुरानी स्टडी पढ़ के, आर्टिकल्स या रिसर्च का मेरा पहले कोई काम किया है या कोई सोशल मुद्दा ले सकता हूँ। टबैको कंट्रोल, टबैको ले लिया, टबैको च्यूइंग पे मैं करूँगा, तो ये एक ब्रॉड टॉपिक ले लिया। अब इसको करना है नैरो। इस टॉपिक को मान लो मैंने कोई टॉपिक ऐसे किया, उसको नैरो करना है। नैरो करने से पहले यानी डीलिमिट करने से पहले मुझे उसके बारे में पहले कोई रिसर्च स्टडी हुई है या नहीं, उसके रिजल्ट और वो सब देखना होगा। यानी पहले स्टडी हुई है या नहीं, आर्टिकल्स हुए हैं इसमें कौन कौन से हैं, मतलब पहले कभी आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग लिखे गए हैं या नहीं, जनरल्स वगैरह में पढ़ूंगा इसके बारे में, थ्योरी टेस्ट होगी या नहीं, या एक्सपेंड मेरे को एक्सपेंड करनी है मेरी नॉलेज। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिव्यूइंग करना पड़ेगा लिटरेचर को और थ्योरीज को। अब मैं इस ब्रॉड टॉपिक को नैरो कर दूंगा। नैरो करने में मुझे रिसर्च डिज़ाइन भी दिखाना है, मुझे वेरिएबल्स भी दिखाने हैं, मुझे पॉपुलेशन भी डिफाइन कर दूंगा, मैं जियोग्राफिकल एरिया भी डिफाइन कर दूंगा कि कहाँ पे कर रहा हूँ ये थीसिस, कहाँ पे कर रहा हूँ ये रिसर्च स्टडी। तो ये मैं क्या करता जा रहा हूँ, मैं नैरोइंग करता जा रहा हूँ ब्रॉड एरिया को। तो मैंने कर दिया डीलिमिटिंग मेरे रिसर्च टॉपिक को। और उसके बाद एवेल्यूएशन करूंगा। एवेल्यूएशन में वो सारी चीज़ें अभी जो लिखी थी कि किस आधार पे करेंगे, वो वहाँ याद रख लेना। आप कल वाली क्लास में क्राइटेरिया क्या क्या था कि फीएसिबल है या नहीं मेरी रिसर्च, सिग्निफिकेंस है या नहीं, टाइम है, कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, एथिकल इशू तो नहीं आ जाएंगे, रिसर्च डिज़ाइन फिट होगा या नहीं होगा, थ्योरी डेवलप होगी या नहीं, वेरिएबल में रिलेशन निकलेगा या नहीं। इतनी सारी चीज़ें रियलाइज़ करके आप अपना खुद रिसर्च प्रॉब्लम का एवेल्यूएशन कर सकते हैं। और अगर सूटेबल लग रहा है वो टॉपिक आपको, तो फिर फाइनल स्टेटमेंट तैयार कर दो। फाइनल स्टेटमेंट 2 तरीके से तैयार कर सकते हो, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी डिक्लेरेटिव फॉर्म में, या इंट्रोगेटिव फॉर्म में। दोनों के एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं और इस एग्जाम्पल में भी हमने रिलेट करके देख लिया। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।